Hello students, I'm Ratish Kumar and today I'm going to discuss part 2 of the chapter, The Making of a Global World. The Making of a Global World, part 2. And in this part, we will discuss the 19th century. Globalization in the 19th century between 1815 to 1914. Between 1815 to 1914, the process of globalization between this period we will discuss. So, in my first part, I discussed about process of globalization from 3000 BCE till 18th century. In the first part we discussed, but in this part we will discuss during the 100 years of globalization between 1815 to 1914, and it was also one of the transformation part, means this period played very important role in shaping the modern globalization. जैसा हम लोग ग्लोबलाइजेशन आज के डेट में देख रहे हैं उसको पूरी तरह से शेप दिया गया इसी फेज में, ये जो जिस पीरियड का बता रहे थे इसी फेज में पूरी तरह से शेप दिया गया है जिस ग्लोबलाइजेशन को हम लोग आज देख रहे हैं. इसमें सम फैक्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिस पीरियड world economy was taking shape. World economy takes shape during this period. How world economy takes shape? First we have to understand about the food habit of Britain. It is generally believed that self-sufficiency in food is good. In all countries it is believed कि कोई भी देश अगर फूड में अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो वो उसके लिए अच्छा होता है. बट इन ब्रिटेन दिस वाज नॉट बिलीव्ड. ब्रिटेन का में लोगों का मानना था, स्पेशली 19th सेंचुरी में, कि अगर सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हो गया तो इसका मतलब है कि वो देश डेवलप नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरे देश की चीज़ों को जब तक कि अलग अलग वैरायटी का खाना ना हो टेबल पे, उनके डिश में, उनके डाइट में, तो उनके लिए वो सही नहीं माना जाता था. और ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटेन वाज बिकमिंग रिच आल्सो बिकॉज ऑफ कॉलोनियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ब्रिटेन के पास पैसा भी आ गया था, टेक्नोलॉजी भी था, कैपिटल, बड़े बड़े शहर थे, जैसे लंदन था कैपिटल, वहाँ से वर्ल्ड सेंटर बन चुका था लंदन. तो ब्रिटेन में अब लोग पहले वाला साधारण खाना से संतुष्ट नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी. और वहाँ पे एक पहले कॉर्न लॉ बना हुआ था कि कोई भी बाहर का सामान नहीं आ सकता है. मतलब ब्रिटेन के एग्रीकल्चरल ओनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो खेत के जो मालिक है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बना हुआ था कि कोई बाहर का खाने का सामान नहीं आएगा. कॉर्न लॉ, इट वाज कॉल्ड कॉर्न लॉ. बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर्स, गवर्नमेंट स्क्रैप्ड कॉर्न लॉ. कॉर्न लॉ के ख़त्म होने के बाद अब ब्रिटेन में बाहर से खाने का सामान आना बहुत आसान हो गया और ब्रिटेन में डिमांड भी बहुत बढ़ गया. अब उनको अलग अलग तरह की डिशेस चाहिए थी जो ब्रिटेन में नहीं होता था. ब्रिटेन में बहुत कम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता था, तो वो लोग अब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जितने ईस्टर्न यूरोप से, रसिया से, जहाँ जहाँ से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट हो रहा है वो ब्रिटेन में मंगवाया जाने लगा. So demand for food products increased in Britain and they started demanding food crops from other part of world. And due to this region, in Russia, in Eastern Europe, Australia, New Zealand, America, lands were cleared. इन देशों की खेतों को
जो पुराना जंगल था ये था, लैंड को क्लियर किया गया और मासिव स्केल पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया इंग्लैंड के फूड प्रोडक्ट्स को, फूड डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, जो इंग्लैंड में डिमांड था उसको फुलफ़िल करने के लिए। अब जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड क्लियर किया गया, अमेरिका में किया गया और वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो उन लोगों को इसके लिए कैपिटल की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, बड़े बड़े प्लांटेशंस वगैरह तैयार हो रहे थे। तो ये भी फुलफ़िल होने लगा। इंग्लैंड में, जो कि लंदन इंग्लैंड का कैपिटल था, इट वाज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, तो इंग्लैंड से फंडिंग हो रहा था, कैपिटल भेजा जा रहा था, टेक्नोलॉजी भी, शिप वगैरह काफ़ी चेंज हुआ, नया तरीका का बनने लगा जिसमें कि फूड प्रोडक्ट्स आने लगा। तो अल्टीमेटली लेबर का भी, काफ़ी लेबर इधर से उधर जाना शुरू किए, माइग्रेशन हुआ लेबर का। जैसे लेबर्स में कुछ सालों पहले तक जो लेबर यूरोप में थे वो लोग सब अमेरिका की ओर जाने लगे। अमेरिका में काफ़ी जॉब मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जाने लगे, वहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क बढ़ गया था। और इसके अलावा ये लोग दूसरे देश से भी ले जाने लगे, अफ्रीका से, अलग अलग देशों से। तो इस तरह से लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ लेबर टुक प्लेस। मतलब 5 करोड़ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप and 15 crore people migrated from all part of world during that time. They migrated to either America, Australia or some other new countries. So large scale migration और globalization हुआ। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो रहा था अभी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा था, इसके अलावा लेबर का एक्सचेंज हो रहा था, कैपिटल का एक्सचेंज हो रहा था और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा था। तो इस वजह से काफ़ी हद तक ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर टुक प्लेस। जैसे वी विल सी हेयर, वी जस्ट सी दिस मैप, डिमांड इन फूड प्रोडक्ट्स इंक्रीज इन इंग्लैंड, दिस इज़ इंग्लैंड। और इनको फूड चाहिए था तो अलग अलग देशों से, तो जैसे यूएसए से फूड में काफ़ी यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जो इंग्लैंड और यूरोप के फूड की डिमांड को मीट करने के लिए, और यहाँ से फूड जाने लगा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यू जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में भी एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया से फूड जाने लगा यूरोप। फिर ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी कल्टीवेशन नया तरीक़ा से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इधर इंग्लैंड वगैरह को फूड सप्लाई करना था, रसिया वगैरह में। तो इस तरह से अब फूड जो है, अब एक लोकल प्रोडक्ट ना होकर के, कि एक गांव से दूसरे गांव में सप्लाई होने वाला आइटम ना होकर के, दूर दूर के कॉन्टिनेंट से एक्सचेंज होने लगा फूड। अमेरिका के भी जितने भी फूड्स है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो पोटैटो, टोमेटो, जो भी जितने भी तरह के थे, कॉर्न, ये सारे चीज़, मक्का, जो सारा चीज़ का इधर से उधर एक्सचेंज हो रहा था। तो देखते देखते इट लेड टू ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड इट लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। सो राइट वन क्वेश्चन हियर, हाउ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टुक शेप ड्यूरिंग 19th century? How global agricultural economy took shape during 19th century? And second question, explain the role of British food habit in promoting globalization of agriculture. Explain the role of British food habit in promoting globalization of agriculture. You will get the answer in page number 81, NCERT, page number 82 NCERT and page number 83 NCERT. Just see large scale labor migration from Europe to America. This is a picture of Ireland. Irish immigrants waiting to board the ship. ये जहाज़ पकड़ने के लिए ये लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये लोग को अमेरिका जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये सब फ़ोटो है उस समय का। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों को अच्छा खासा ग्लोबलाइजेशन हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम।
factor which led to globalization, which facilitated the globalization was technology. टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था उसके वजह से भी ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी मदद मिला, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि फूड हैबिट्स, फूड का एक्सचेंज बढ़ गया, यूरोप में दुनिया के सभी देशों से फूड आने लगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और एक बार ऐसा होने लगा तो फिर यूरोप के और दुनिया के सारे लोग मोटिवेटेड होने लगे कि हम लोगों को ऐसे ऐसे शिप खोजना है, ऐसे ऐसे न्यू टाइप ऑफ वैगन डेवलप करना है, रेलवेज टाइप डेवलप करना है, जिससे कि फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो जाए। तो इसके, और जैसे कि अब पहले अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो मीट आता था वो लाइव कैटल आता था, मतलब जिंदा जानवर को लाया जाता था शिप में भर के। उससे क्या होता था कि शिप में जगह ज़्यादा भर लगता था लाइव कैटल लाने में, तो अमेरिका वगैरह से आता था तो उससे महंगा पड़ता था, जगह कम जानवर आ पाता था, कैटल कम आ पाते थे, और बीच रास्ता में भी बहुत सारे लोग इलनेस से, ये सब से कुछ का डेथ भी होता था। तो इस वजह से कैटल जब आने के बाद यूरोप में उसका स्लॉटरिंग होता था, यूरोप में स्लॉटर हाउस था, तो मटन मीट वगैरह काफ़ी महंगा था यूरोप में। लेकिन ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेफ्रिजरेटेड शिप वगैरह की टेक्नोलॉजी आया कि फ्रिज लगा हुआ रेफ्रिजरेटेड शिप। अब क्या हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही स्लॉटर हाउस बन गया। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ से कैटल आ रहा था वहीं पे स्लॉटरिंग भी हो जाता था, और फिर मीट, मटन जो है, मीट वगैरह आता था रेफ्रिजरेटेड शिप में और यूरोप में आसानी से पहुंच जाता था। इस वजह से मीट सस्ता हो गया यूरोप में, और गरीब वहाँ के जो हैं, जो पहले सिर्फ आलू और ब्रेड खा के काम चलाते थे, अब उनको मीट भी मिलने लगा आसानी से। इससे क्या हो गया, वहाँ पे फूड हैबिट वहाँ का चेंज हुआ और लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा और मीट में वगैरह मिलने लगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पीस आ गया, सोशल हार्मोनी बढ़ गया, और इससे कॉलोनाइजेशन और ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि यूरोपियंस लोग और ज़्यादा दुनिया के देश में कब्जा जमाने के लिए कोशिश करने लगे। तो ये सब फैक्टर्स, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हेयर यू कैन सी द राइट हेयर न्यू क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, हाउ poors of Europe added meat in their diet. Explain the role of technology in promoting globalization, how poors of Europe added meat in their diet. So here role of technology you will see page number 83 NCERT, and in this you will see different type of new technologies like railways. See all these things, railways, steamships, telegraph for communication, communication made easier for globalization. These were important invention and they transformed 19th century world. 19th century world को इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत ईजी हो गया। कोई भी मैसेज इधर से उधर भेजना, कोई भी लोगों का आना जाना, सामान गुड्स का इधर से उधर आना वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बहुत आसान हो गया, जो पहले बहुत मुश्किल था। और उसके बाद कॉलोनाइजेशन हुआ, मतलब यूरोप के देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया। इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह सभी जगह पे जा कर के इन लोगों ने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में वगैरह में इम्प्रूवमेंट होने लगा, रेलवे में लाइट वैगन्स, लार्ज शिप, ये सब सारी चीज़ों की वजह से टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया। और जैसे मैंने बताया कि स्लॉटर हाउस के बारे में, कैसे मीट आसानी से आने लगा। ये यहाँ पे फ़ोटो है द स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो लंदन में। ये कैटल आता था बाहर से और बाद में रेफ्रिजरेटेड शिप वगैरह से आने लगा, मीट लोड होने लगा शिप में। ये सब पिक में है, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ही मीट कट के आने लगा और यूरोप में सस्ता हो गया। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प किए। नाउ नेक्स्ट वी विल सी लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म।
लेट 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियलिज्म हुआ, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, मतलब एक देश जब किसी दूसरे देश को अपना कॉलोनी बना लेता है, जो देश कॉलोनी बनाता है वो कॉलोनियल पावर कहलाता है, और जो कॉलोनी बन जाता है उसका अपना सॉवरेंटी ख़त्म हो जाता है, उसकी अपनी अस्तित्व ख़त्म हो जाती है उस देश की, और वो एक कॉलोनी बन जाता है। किस देश का, जो देश कॉलोनी बना लेता है, जो जीत जाता है वो उसका ये कॉलोनी बन, जैसे इंडिया बन गया था ब्रिटेन का कॉलोनी। इस तरह से एशिया का लगभग मेजॉरिटी ऑफ कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा देश, अफ्रीका के लगभग सभी देश, लैटिन अमेरिका सभी देश लगभग कॉलोनी बन चुके थे यूरोप के। तो कॉलोनियलिज्म के वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ। यूरोपियंस जो है वो सभी जगह जा कर के बसे, वहाँ का सामान यूरोप में भेजने लगे, अपना गुड्स को यूरोप में, जैसे वहाँ के जो कॉलोनी है उसके रॉ मटेरियल्स को यूरोप में भेजने लगे, और यूरोप से मशीन मेड गुड्स को उसी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे बेचने लगे। ये सारी चीज़ों से एक्सचेंज ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल स्टार्टेड in a large scale, and colonialism played important role. See the map of Africa, how European countries distributed Africa. कहीं कहीं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल स्केल से लाइन काट दिया गया है। यूरोप के सारे देशों ने अफ्रीका को बांट लिया था, स्पेशली 4-5 मेजर कंट्री जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, ये सारे देशों ने बांट लिया था पूरे अफ्रीका को, और इन्होंने साफ साफ नाम भी रख दिया था अपने जैसा नाम, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, एंग्लो इजिप्शियन सूडान, मतलब इंग्लैंड का इजिप्शियन सूडान है ये, फ्रांस का है ये वेस्ट अफ्रीका। तो ये सब अलग अलग नाम सब दे करके इन लोगों ने बांटा था। ये देखिए कलर में सारा चीज़। तो इस तरीक़ा से, और 1885 में एक यूरोपियन पावर लोग बर्लिन में मिले, पूरे अफ्रीका को कैसे बांटा इन लोगों ने। सो इससे क्या हुआ, इन लोगों का ओवरसीज़ टेरिटरीज़ काफ़ी बढ़ गया। ब्रिटेन, फ्रांस स्पेशली बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर बन गया, और बेल्जियम और जर्मनी न्यू कॉलोनियल पावर बना। अब बाद में यूएस भी कॉलोनियल पावर बन गया, उसने स्पेन का जो पुराना कॉलोनी था उसको कैप्चर कर लिया। सो ऑल दीज थिंग्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन about late 19th century colonization, how it promoted globalization. So you will get this answer from page number 84 and page number 85 NCERT book, which we already discussed right now. See the picture here, Sir Henry Morton Stanley in Central Africa. He is accompanied by his colonial associates, and ये लोग निकल रहे थे पूरे अफ्रीका में एक मिशन पे, जिसमें ये लोग नया नया इलाका खोजने निकले थे अफ्रीका में कॉलोनियल पर्पस से। ऐसे ये लोग रिसर्च पर्पस बोलते थे, बट मेन एम होता था न्यू लैंड को पता करना, खोजना, कैसे किस जगह पे कैप्चर करना है। Now we will discuss again about Africa, rinderpest or the cattle plague. Rinderpest or the cattle plague. So when Europeans completely captured Africa, a new thing took place. Europeans started plantations in Africa, they started mining work in Africa. अफ्रीका से में ये लोग वास्ट लैंड मिल गया इनको, और यहाँ पे इन लोगों ने अपना माइनिंग, जगह जगह काफ़ी माइंस वहाँ पे काफ़ी था, मिनरल्स काफ़ी था अफ्रीका में, और लैंड भी बहुत बड़ा बड़ा था। तो एक प्लांटेशंस वगैरह भी स्टार्ट किए इन लोगों ने, यूरोपियंस ने अफ्रीका में, बिकॉज यूरोपियंस वेर अट्रैक्टेड फॉर अफ्रीका फ्रॉम 18th century बिकॉज ऑफ मिनरल्स एंड एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन पर्पस। सो इनको वहाँ पे लेबर की ज़रूरत थी यूरोपियंस को, लेकिन अफ्रीका में
की खासियत क्या थी कि वास्ट लैंड, वेरी लिटिल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत कम था अफ्रीका का, और वहाँ के लोग को काम करने की आदत नहीं थी, वो लोग काम जानते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास सब कुछ अवेलेबल था, नेचुरल अवेलेबल था। एक आदमी को वहाँ लेबर नाम का चीज़ है कोई नहीं जानता था, क्योंकि सभी को मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल भी सिंपल था, जो भी था सब अवेलेबल था वहाँ पर, रिसोर्सेज अवेलेबल था फ्रीली उन लोगों को। तो यूरोपियंस को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कोई काम ही नहीं करना चाहता था। तो इसलिए यूरोपियन लोगों ने क्या किया कि वहाँ का लॉ चेंज किया, इनहेरिटेंस लॉ बदल दिया, कि अब ये कर दिया कि संपत्ति पे सिर्फ फैमिली में एक ही का अधिकार होगा, एक मेंबर का, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये इसलिए किया गया कि बाकी लोग लेबर मार्केट में आ जाए और काम के तलाश में हो। इन्होंने लेबर लॉ चेंज किया, इनहेरिटेंस लॉ चेंज किया, फिर इन लोगों ने फोर्स अदर तरीक़ा से भी करना शुरू किया ताकि ये लोग लेबर का काम करे। माइंस वगैरह में इन लोगों को लॉक करके रख दिया जाता था कि तुम लोग इधर उधर नहीं जा सकते हो। बहुत तरीक़ा से इन लोगों ने यूरोपियंस ने अफ्रीकन को लेबर बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल हुए। लेकिन एक ऐसा घटना घटा जो कि पूरे अफ्रीका को लेबर बना दिया, वो था रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। अफ्रीकन्स लोग अपने कैटल पे बहुत डिपेंडेंट थे, और वहाँ पे एक बीमारी फैला जो यूरोपियन ही लेके आए, जो ब्रिटिश एशिया है वहाँ से किसी कैटल को की मीट को लाया गया, किसी कैटल को इटली के सोल्जर्स को खिलाने के लिए, सप्लाई के लिए, और वो कैटल इन्फेक्ट कर दी ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट वाले कैटल्स को, और देखते देखते कुछ ही सालों में वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह ये कैटल प्लेग जो है, जिसको रिंडर पेस्ट बोलते हैं, ये फैल गया इंडियन ओशन साइड अफ्रीका से लेके अटलांटिक ओशन वेस्ट साइड कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक, और धीरे धीरे केप साइड में साउथ अफ्रीका पे भी ये फैल गया। पूरे अफ्रीका का 90% कैटल डायड within 5 years because of this रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। सो कैटल नहीं होने के कारण से पर बाकी जो 10% कैटल बच गया, उस पर यूरोपियन जितने लोग यूरोपियन जो मालिक लोग थे, इन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। अब कैटल नहीं होने के कारण अफ्रीकन्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज लेबर, और ये लेबर मार्केट में इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया यूरोपियंस ने। तो इसे कहते हैं some other aspect of globalization and colonization. So take the question here. Why? Take the question here. Explain this question. Write the methods adopted by Europeans to recruit and retain labor. Write the methods adopted by Europeans to recruit and retain labor. Explain the impact of rinderpest. Explain the impact of rinderpest or cattle plague. Explain the impact of rinderpest or the cattle plague. Same what I explained, that will be the answer given in page number 86 and 87 of NCERT book. क्या मेथड अडॉप्ट किया? तो इन्होंने इनहेरिटेंस लॉ बदला, इन लोगों ने टैक्सेस बहुत लगा दिया अफ्रीकन्स के ऊपर कि तुम लोग को मतलब टैक्स, अगर तुम लोग वेज का काम, लेबर का काम करोगे तो टैक्स तुम लोगों को नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारा तरीका किया, और अंत में रिंडर पेस्ट आने की वजह से सारे अफ्रीकन जो बहुत आराम से जी रहे थे अपने कॉन्टिनेंट में, वो लेबर बन गए अपने ही देश, अपने ही कॉन्टिनेंट में। सो ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया। Another aspect of late 19th century globalization was indentured labor migration. Indentured labor migration started not only from India but from some other countries also, especially China and India. These were two prominent countries from where migrants laborers went to
other countries as a plantation worker. So इस 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में चूँकि इंडिया में तो कॉलोनियल रूल हो गया था, ब्रिटिश रूल हो गया था, और यहाँ के जो किसान थे स्पेशली यूपी के, बिहार के, तमिलनाडु के, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह के, ये लोग की ज़मीन छीनी जा चुकी थी, ख़त्म हो गया था, एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया था। ब्रिटिश ने टैक्स वगैरह ऐसा लगा दिया था कि लगभग ये लोग बेरोज़गार हो गए थे। इन ज़मीन का मालिक होते हुए भी ये लोग सब ज़मीन निकल गया था और इनके पास काम की कमी थी। साथ में माइनिंग वर्क की सब की वजह से भी ज़मीन छीना गया। तो बहुत सारे वजह से जो ज़मीन नहीं होने के कारण ये किसान जो है बेरोज़गार हो गए और ये लोग जो है जाने लगे जॉब की तलाश में, शहर भी आने लगे। और ब्रिटिश ने इन लोगों को थोड़ा ब्रिटिश के जो एजेंट लोगों ने और बाकी बाहर के भी कॉलोनियल पावर के एजेंट लोगों ने अपने मतलब जहाँ पे इन लोगों का प्लांटेशन चलता था जिन जिन देशों में, जैसे कैरेबियन आइलैंड वगैरह में यूरोपियन लोगों ने कब्जा कर लिया था, और बहुत सारे देशों में, अफ्रीका के भी देशों में, अमेरिका के देशों में, ये सब जगह पे प्लांटेशन वर्कर की ज़रूरत थी। और स्लेवरी भी बैंड हो गया था, जो अफ्रीका वगैरह से स्लेव लिया जाया जाता था। तो ये लोग अब अपना फोकस कर दिए इंडिया के इंडेंचर्ड लेबर्स पे। इंडिया के जो किसान हैं उन लोगों को झूठ बोल करके उन लोगों को बोला जाता था कि आपको 5 साल के लिए फॉरेन में अच्छी जगह पे ले चलते हैं, वहाँ आपको नौकरी मिलेगा, और रिटर्न टिकट भी दिया जाता था इन लोगों को कि आप लोगों को वहाँ पे काम करके 5 साल के बाद अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छा माहौल है, आपको वापस ले आया जाएगा। ये सब बोल के ले जाते थे और लोकेशन भी कभी कभी गलत बताते थे ज़्यादातर कि उस जगह पे ले जाया जाएगा, बल्कि शिप में बैठा करके इन लोगों को फिर किसी जगह पे ले जाके प्लांटेशन में छोड़ दिया जाता था। बेसिकली कैरेबियन आइलैंड वगैरह में ज़्यादा होता था। वहाँ जाके इनको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता था, नया टाइप का जगह, जंगल, बहुत सारा प्रॉब्लम, और ये लोगों को पता चलता था कि हमें झूठ बोल दिया गया। लेकिन फिर भी अच्छा, कुछ लोग इसमें से भाग के अंदर जंगल उंगल में भागने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर पकड़ा जाते थे। ये लोग पकड़ाने पे इनको पनिशमेंट मिलता था। और कुछ लोग आसाम के भी प्लांटेशन में भेजे गए, जो आसाम, इंडिया के आसाम में, वहाँ पे भी टी और ये सब का प्लांटेशन था, काफ़ी रबर का। तो ये सब जगह पे ये लेबर को जाके बहुत प्रॉब्लम होता था, और इस तरह से इसलिए इसको एक न्यू टाइप ऑफ स्लेवरी का भी नाम दिया गया। इट वाज डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी। लेकिन ये लोग अब फिर रहते रहते वहाँ के माहौल में मिक्स कर जाते थे धीरे धीरे, क्योंकि आने का कोई स्कोप ही नहीं था। फिर अलग अलग जगह से आते थे, वहाँ पे सब लेबर मिक्स कर गए, फिर वहाँ के जो लोकल के साथ भी ये लोग मिक्स कर जाते थे, और एक तरह का कल्चरल फ्यूज़न भी हो गया था, कहीं कहीं देखने को मिला। अब जैसे कि ट्रिनिडाड टोबैको, ये सब कंट्रीज़ जो है यूएसए, कैरेबियन आइलैंड का, वो सब जगह पे कुछ ऐसा चीज़ है। जैसे ये मुहर्रम का जो फेस्टिवल है, मुहर्रम तो मुस्लिम के शिया लोग मनाते हैं इमाम हुसैन के लिए, उसका नाम पड़ गया वहाँ पे होज़े, और एनुअल राइटस फंक्शन हो गया था। राइट टाइप का होता है जिसमें सारे रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट करते थे। मतलब मेन मुहर्रम का उसमें से कोई रिलीजियस ये नहीं रह गया, वो एक दूसरा तरह का कल्चरल फ्यूज़न हो गया। फिर इसी तरह से एक म्यूज़िक डेवलप हुआ, जो कि मतलब इंडिया और कैरेबियन ये सब मिला के उसका नाम पड़ा चटनी म्यूज़िक। और फिर तरह से एक धर्म भी इन लोगों का वहाँ पे डेवलप कर गया कैरेबियन आइलैंड में, जिसको रफ्तारानिज़म बोलते हैं। और वहाँ पे मतलब एक तरह का मतलब प्रोटेस्टेड टाइप का प्रोटेस्ट किया हुआ रिलीजन था। तो ये सब कल्चरल फ्यूज़न देखने को मिलता है। अभी भी हम लोग बहुत सारे वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर्स आते हैं, उनका इंडियन टाइप का नाम है, इंडियन ओरिजिन है उनका, जैसे शिव नारायण चंद्र पॉल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैरेबियन साइड में या साउथ अमेरिका वगैरह में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियंस लोग के फोरफादर्स चले गए थे 19th सेंचुरी में। आज उनके बच्चे का नाम कुछ इंडियन से मिलता जुलता है, लेकिन कल्चरली चेंज है, तो इसको फ्यूज़न ऑफ कल्चर बोलते हैं। फिजी में ऐसे बहुत सारे जगह पे है। तो ये सब हुआ, तो इसी को हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए।
ये क्वेश्चन है, वाई मेनी इंडियन बिकेम इंडेंचर्ड लेबर, वाई मेनी इंडियन बिकेम इंडेंचर्ड लेबरर। और एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, वाई इट वाज described as new system of slavery, what do you understand by indentured labor migration, why it was described as new system of slavery? So you will get these answers in page number 87 and 88 NCERT book. And next one more question, right? Next question, explain post-indenture cultural fusion, explain post-indenture cultural fusion, which I explained right now. All these three questions you have to do. Now we will see the another aspect of globalization, that is Indian entrepreneurs abroad. Some entrepreneurs, they also went abroad. Famous among them were some people from South India. They are Nattu Kottai Chettiars. Now they are known as Chettiars. अभी इनको सेट्टी टाइटल है ये लोग। फिर श्रॉफ है, गुजरात के श्रॉफ, गुजरात के फिर श्रॉफ टाइटल। तो दीज पीपल went abroad and these people went abroad and they financed export agriculture in Central and Southeast Asia. वहाँ पे ये लोग पैसा लगाने लगे, जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में जो एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर होता था। और ये लोग ये पैसा अपना भी पैसा लगाते थे और कुछ यूरोपियन बैंक से भी लोन ले लेके ये लोग पैसा लगाते थे। और इनका फंड का ट्रांसफ़र का सिस्टम बहुत सॉफिस्टिकेटेड था उस समय भी। फ़ंड ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे और ये सब करते थे। और कुछ इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर जो है वो यूरोप के कॉलोनी में, अफ्रीका वगैरह में भी चले गए थे। जैसे सिंधी ट्रेडर्स लोग हैं, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, जो लोग यूरोपियन कॉलोनीज़ में चले गए। 1860s में ये लोग बड़े बड़े अपना एम्पोरिया बना लिए थे पोर्ट सब में, बीजी पोर्ट सब जहाँ जहाँ था एम्पोरिया बना लिए थे, जिसमें लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियस ये सब टूरिस्ट लोगों को बेचते थे ये लोग। और चूँकि टूरिस्ट लोग काफ़ी आने जाने लगे थे ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो इस सब की वजह से ये लोग इनकम करने लगे और एक अच्छा एक्सपोर्टर बन गए ये लोग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेडिंग में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सब आ गए। इसके अलावा लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, इस लास्ट सब पार्ट इन दिस वीडियो इन पार्ट 2, that is Indian trade, colonialism and the global system. So as we all know that till 18th century India occupied first position in global trade, but from 19th century India started losing its position। 19th century से इंडिया का पोजीशन गिरता चला गया ट्रेड में, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया था और यहाँ के सारे गुड्स में इंडियन प्रोड्यूस, जितने भी गुड्स थे जो इंडिया में प्रोड्यूस होते थे उस पर बहुत हाई टैक्स लगा दिया गया था। और उसी समय ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में बिल्कुल फ्री कर दिया गया था आने के लिए। तो इंडिया का गुड्स बहुत महंगा हो गया था यूरोप में, तो धीरे धीरे करके इंडिया का मार्केट ख़त्म होने लगा और उसी समय ब्रिटिश का गुड इंडिया में भी फ्लडेड होने लगा। तो इंडिया का मतलब लगभग प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद होने पे कगार पे आ गया। सो इसलिए इंडियन यहाँ पे आप लोग डेटा से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट का फिगर, जैसे शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम 30% इन 1800, it declined to 15% in 1815 and 3% in 1870। मतलब 1800 तक इंडिया का टोटल वर्ल्ड मार्केट में 30% शेयर था कॉटन टेक्सटाइल में, कपड़ा का।
मतलब लगभग 1/3 इंडिया ही का पूरा वर्ल्ड में बिकता था सामान, जो कि 15% आधा हो गया 15 साल के अंदर 1815 में, और 1870 आते आते सिर्फ 3% रह गया पूरे ग्लोबल ट्रेड। तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है फिनिश गुड्स का बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिससे कि पैसा आता अच्छा खासा। और दूसरी तरफ इंडिया का रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया, जो कि इंडिया के लिए घाटे वाली बात थी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंडिया का जा रहा था बहुत कम पैसे में। जो चीज़ 10 रुपये का चीज़ रॉ मटेरियल वो हम लोग खुद बनाते थे और उसे हम लोग 100 रुपये में बेचते थे, वो आज हम लोग वो 10 रुपये का चीज़ बेच रहे थे ब्रिटेन को, और वो लोग बना के 100 रुपये में हम लोगों को बेच रहा था। तो इसलिए हम लोगों का एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, वो काफ़ी बढ़ गया, वो 5% से 35% हो गया मात्र 5 साल के अंदर। सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा था और वहाँ से फिनिश गुड आ रहा था। इसका मतलब है कि हम लोगों का पैसा जाना शुरू किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नायडू जी भी बोले अपने बुक में। सो ये सब को लेकर के हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ इससे। और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है फ्लडेड हो गया इंडियन मार्केट में, और इंडिया का डिफिसिट ट्रेड हो गया, कंप्लीट डिफिसिट, और ब्रिटेन का सरप्लस ट्रेड हो गया इंडिया के साथ। और ये बहुत अंतर हो गया। इंडिया जो कि सबसे ट्रेड सरप्लस इकॉनमी था, दुनिया का सबसे लीडिंग इकॉनमी ट्रेड में, जो कि सिंक ऑफ द गोल्ड था पूरा दुनिया का, सारा सोना इंडिया आता था ट्रेड के द्वारा। अब वो इंडिया का सारा पैसा बाहर चला गया और ब्रिटेन सबका फ़ायदा ले लिया। और ब्रिटेन अपने बाकी देशों के साथ, जो ब्रिटेन के दूसरे देश के साथ जहाँ भी लॉस था, ट्रेड डिफिसिट था, वो इंडिया के ट्रेड सरप्लस से वो बैलेंस करने लगा। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो ब्रिटेन ने इंडिया के पैसा के द्वारा वर्ल्ड के इकॉनमी को काफ़ी स्ट्रेंथ दिया। सो इनडायरेक्टली इंडिया प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल और मेजर रोल in 19th century world economy. So now I will give you questions and write the question. Write 2 questions. How India changed from trade surplus economy to trade deficit economy. How India changed from trade surplus economy to trade deficit economy. Or one more question, or how India became exporter of raw materials and importer of finished good. These questions. And the next question is, how India played a crucial role in the late 19th century world economy. How India played a crucial role in the late 19th century world economy. So now this part is completed. 19th century globalization was traumatic for Asian countries, African countries, Latin American countries, but it proved to be very beneficial for Europe. But nowadays, the people who went as an indentured labor, the people who went as exporter, importer outside India, now their generations, they are enjoying in their country, and modern globalization have basic background from 19th century globalization. So now this part is completed, and I will send part 3 very soon. Thank you. All the best.